हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम आपके लाए हैं कोलरॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। हम आपको कोलरॉस लॉ को बड़े इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे और हम आपको स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भी जानकारी देंगे और कुछ कोलरॉस लॉ से जुड़े हुए न्यूमेरिकल भी कराने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें और हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दिया हुआ कंटेंट आपको आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कोलरॉस लॉ क्या होता है? तो देखिए, इसकी डेफिनेशन है कोलरॉस लॉ, या फिर इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। मतलब इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, मतलब किधर भी जा करके ये माइग्रेट कर सकते हैं। मतलब कोलरॉस लॉ का दूसरा नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट और माइग्रेशन ऑफ आयन। तो होता क्या है इसमें? इट स्टेट दैट the limiting molar conductivity of an electrolyte is the sum of independent contribution of its ions, cation or anion, with each ion contributing as a definite value regardless of its concentration present। देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि लिमिटिंग, ये क्या कह रहा है, कोलरॉस लॉ ये कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट की या इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की वो किस पे डिपेंड करेगी या वो किसके बराबर रहेगी? वो रहेगी सम ऑफ कंट्रीब्यूशन आयन के, उन आयन, कौन सी आयन जो उसके अंदर मौजूद है, कैटायन और एनायन। मतलब सिंपल सी बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, हम आपके लिए एग्जांपल के लिए CH3COOH को ले लेते हैं। तो आपको पता है दो हिस्सों में टूटता है, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। दिस इज़ अवर कैटायन एंड दिस इज़ अवर एनायन। तो ये कह रहा है कि भाई जो ये CH3COOH है, इसका जो टोटल का जो हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी रहेगी, वो आप CH3O नेगेटिव यानी कि एनायन को और H पॉजिटिव यानी कैटायन को जोड़ करके निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ पे आपको फोकस करना है इस लाइन पे कि सम ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन क्या रहेगा, बराबर रहेगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट के। थोड़ा सा मैथमेटिकली भी इसका हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो देखिए, जो फार्मूला होता है मैथमेटिकली कोलरॉस लॉ का, वो होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ कैटायन, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस में सम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। तो मतलब जो टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो कैटायन और एनायन के सम के बराबर रहेगी। तो देखिए, देख लेते हैं, कुछ चीज़ें दे रखी हैं, आप देख लेते हो। देखिए इसमें जो डेल्टा, ये जो लेमडा एम है, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है पूरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और जो लेमडा पॉजिटिव है, ये कैटायन का कंट्रीब्यूशन है आयन का, और नेगेटिव है वो एनायन का है। और जो वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव हमने दे रखे हैं, ये नंबर ऑफ आयन यानी कि वैलेंसीज हैं, उसकी कितनी वैलेंसी है, 2 है या 3 है। किसी की 2 होती है, किसी की 3 होती है, वो डिपेंड करता है उसके सॉल्यूशन पर। तो ध्यान रखना, ये मैथमेटिकली फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो टोटल इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, वो जो बराबर होती है किसके जोड़ के, कैटायन और एनायन के जोड़ के। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, ये कैटायन और एनायन के जोड़ के बराबर रहेगी। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोल देता है NaCl के निकालने के लिए। तो आपको पता है NaCl दो हिस्सों में टूटता है हमारा, एक Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और हमने आपको बताया था अगर टोटल की निकालनी तो इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl क्या हो जाएगी हमारे पास, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव यानी कि कैटायन प्लस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव यानी कि एनायन। तो ये हमारे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने का तरीका है। अब इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक, वो हम आपको आगे डिस्कस कर लेंगे। अब कुछ एप्लीकेशंस की बात कर देते हैं कि कोलरॉस लॉ हमारा कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। देखिए, सबसे पहला जो यूज़ होता है कोलरॉस लॉ का, फॉर कैलकुलेटिंग द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या कह रहा है कि अगर आपको किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तब आप कोलरॉस लॉ का यूज़ करोगे। तो स्ट्रॉन्ग का तो निकल जाता है, स्ट्रॉन्ग का क्यों निकल जाता है, स्ट्रॉन्ग जो होता है वो आपका कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। क्या? कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। दिक्कत कहाँ पे आती है हमारे, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम किसके जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं, किसके जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं, कोलरॉस लॉ के जरिए। देखिए, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम एसिटिक एसिड को ले लेते हैं। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड यानी कि CH3COH के लिए क्या हो जाएगी, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3
दोनों का क्या हो जाएगा, आपको फर्दर एग्जांपल भी बताया था, तो इसकी एनायन और इसकी कैटायन को जोड़ करके, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH हो जाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO नेगेटिव यानी कि एनायन, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव यानी कि कैटायन। अब दूसरा क्या एप्लीकेशन है, दूसरा क्या यूज़ है इसका, तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, मतलब कितनी जल्दी से टूट रहा है हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो कितनी जल्दी से टूट रहा है, ये इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा नॉट एम। ठीक है, तो लैम्डा एम क्या है यहाँ पर, तो लैम्डा एम है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन। ठीक है, ये तो है एट एनी कंसंट्रेशन, जो ऊपर वाला है, सॉरी थोड़ा सा राउंड अप कर देते हैं, ये है एट एनी कंसंट्रेशन यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की किसी भी कंसंट्रेशन पे हो, और नीचे वाला जो है वो उसका है इन्फानाइट डायल्यूशन पे। तो ये दोनों मोलर कंडक्टिविटी हैं सेम इलेक्ट्रोलाइट की, लेकिन ये है हमारा किसी भी कंसंट्रेशन पे यानी कि एनी कंसंट्रेशन पे, और ये है हमारा इन्फानाइट डायल्यूशन पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि अल्फा की वैल्यू पूछता है तो अल्फा हो जाएगा लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा नॉट एम। तीसरा जो इसका यूज़ है, एप्लीकेशन है, वो है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट आप कैसे निकालोगे, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम Kc से डिनोट करते हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस का अल्फ़ा। तो ये हमारा Kc का फॉर्मूला है, C अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस में अल्फ़ा। तो C क्या है, ये कंसंट्रेशन है, अल्फ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो दो बार लिख गया कोई नहीं, तो C क्या है कंसंट्रेशन और A क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कौन सा, ये वाला जो हमने यहाँ से निकाला है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसके तीन यूज़ होते हैं मोस्टली, तो तीनों हमने आपको बता दी है। एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए, और तीसरा क्या है कैलकुलेशन करने के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए। तो ठीक है, अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए दीज एप्लीकेशन आर हेल्प टू डिटरमाइन important properties of electrolyte even when the direct measurement is not possible। मतलब जब आप डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, तब आप इलेक्ट्रोलाइट का इसके जरिए आप निकाल सकते हो। दूसरा है बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑफ आयन एक्ट इंडिपेंडेंटली इन सॉल्यूशन। तो इसके आइडिया से हम ये लगा सकते हैं कि जो हमारी आयंस होती हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, वो किसी पे डिपेंड नहीं होती। ठीक है, तो ये हमने आपको कोलरॉस लॉ को करवा दिया। अब कोलरॉस लॉ का कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये है कि कोलरॉस लॉ होता है कितने प्रकार का। तो देखिए कोलरॉस लॉ सॉरी कोलरॉस लॉ नहीं, हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा इनका डेफिनेशन है, आप बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हो। देखिए दोज इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन इन मोल्टन स्टेट। तो those electrolyte which dissociate almost completely in aqueous solution is called strong electrolyte। मतलब ये कि आपने किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी आयन को डाला और वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हुआ, मतलब कि वो पूरी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि कैटायन और एनायन में टूट गया। आपने 100% डाला था और वो 100% ही आपको कैटायन दे देता है, 100 नंबर ऑफ कैटायन और 100 नंबर ऑफ एनायन अगर दे देता है तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। इसके एग्जाम्पल पूछ ले जाते हैं, वो हमारे पास सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। तो दोज इलेक्ट्रोलाइट विच हैव लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड हिंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू द स्मॉल एक्सटेंट आर कॉल्ड द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए क्या है कि जिनको जो कि मतलब हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर पूरी तरीके से डिसोसिएट ना हो, तो आपने 100% डाला है, आपने 100 नंबर डाले हैं, आपको हो सकता है कि 40% यानी कि 40 नंबर मिल जाए। ठीक है, तो बहुत जानिए, तो मतलब ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते, तो इसमें हम अमाउंट का पता नहीं लगा सकते, तो इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं, कोलरॉस लॉ का। ठीक है, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हुआ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या है हमारे इलेक्ट्रोलाइट तो हैं, लेकिन कम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस बेसिस का। तो देखिए हमारे कोलरॉस लॉ से किस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए आपसे क्या कहेगा कि आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है किसकी, वाटर की। तो देखिए आपसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है वाटर की, और आपको क्या दे रखा है, देखो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है HCl की, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl एंड NaOH। तो ये आपको ये दोनों के दोनों तीनों की दे रखी है, और आपसे पूछ किसकी रहा है, H2 की निकाल दो, जबकि H2 को यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं दिया है।
लेकिन हमको पता है कि एच पॉजिटिव और ओ एच में टूटता है हमारा ओ एच, H2 यानी वाटर, ये सभी टूटेंगे। ये एच पॉजिटिव सी एल नेगेटिव में, ये एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव में, ये एन ए पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव में। अब देखिए रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के कंपोनेंट के आयन का जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन पर जो है वो योग रहेगा। मतलब सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा बड़ा कोई रूल है नहीं इसके अंदर। मतलब ये कि जहाँ पर आपको जिन चीज़ में आपको देखो हमें निकालनी किसकी, वाटर की, तो वाटर दो हिस्सों में टूटता है, हमें पता है एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव में। तो आपको बस करना इतना है, बहुत सिंपल सा तरीका है कि जहाँ जहाँ पर आपको एच और ओ एच दिखे ना जिस कंपाउंड में, उन दोनों को जोड़ दो और बाकी के को घटा दो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मुझे H2O का निकालना है, तो मुझे एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव चाहिए। अब देखिए एच सी एल को तोड़ूंगा तो मुझे दो हिस्से मिलेंगे, एच पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव। NaOH को तोड़ूंगा तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब आप देखोगे तो मुझे H2O बनाने के लिए H पॉजिटिव OH नेगेटिव चाहिए, तो H पॉजिटिव मुझे इधर से मिल रहा है और OH नेगेटिव मुझे इधर से चल रहा है, और ये दोनों मुझे साथ में चाहिए। साथ का मतलब है दोनों को मुझे जोड़ना पड़ेगा। अब इन दोनों को जोड़ करके जो बाकी बचा है मेरे पास तीसरा NaCl यानी कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको घटा दूंगा, मेरे पास वाटर क्या आ जाएगी। देखिए कैसे, तो हमसे पूछा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H2O, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव मुझे चाहिए। ठीक है, अब हम तोड़ लेते हैं धीरे धीरे करके हर एक अपने कंपोनेंट को। सबसे पहले हम तोड़ लेते हैं HCl को, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H पॉजिटिव, अनलिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Cl में ये टूट जाएगा। उसके बाद NaCl हमारा Na और सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ये भी टूट गया। तीसरा हमारे पास क्या बचता है सर, हमारे पास बचता है सोडियम क्लोराइड यानी कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ये टूट जाएगा। अब ये तीनों हमारे टूट गए, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। जहाँ जहाँ से हमें हमारे वाटर के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, देखिए H पॉजिटिव यहाँ से मिल रहा है पहले वाले से, और OH नेगेटिव इससे मिल रहा है NaOH से, तो हमें बस इन दोनों को जोड़ देना है। यानी कि हमें HCl और NaOH को जोड़ देना और NaCl को घटा देना है। तो हमने वही किया, देखो HCl को जोड़ दिया और NaCl को घटा दिया। अब होगा क्या, देखिए इन दोनों को होगा क्या, सिंपल सी बात बताएं आपको, तो होगा ये कि सर देखो जब माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का है, तो ये Na पॉजिटिव माइनस का हो जाएगा और Cl भी माइनस का हो जाएगा। और ये दोनों किसके हैं, प्लस के, तो देखो एक Na से Na कट गया, एक Cl से Cl कट गया। अब आप देखोगे क्या बचा है सर पे, एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। हो गया काम, यही हमसे पूछ रहा था। तो हमसे फॉर्मूला पूछा था, तो क्या कैसे निकाला हमने H2O का, कि सर हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl और NaOH को जोड़ दिया और NaCl को घटा दिया। बस इतना ही पूछेगा आपको, जहाँ जहाँ से आपको कंपोनेंट मिलता है उनको जोड़ दो, बाकी बचे कंपोनेंट को घटा दो, ये हमारा तरीका है बेस्ट। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, ज़्यादा टाइम आपका लेंगे नहीं। तो वीडियो को देखने के धन्यवाद। अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सपोर्ट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने का। वरना 20-25 व्यूज़ के लिए तो हम वीडियो बना ही रहे हैं, हम आपके 1-2 लाइक के लिए ही वीडियो बनाते हैं, वो भी मिलते रहेंगे तो काफ़ी है। लेकिन अगर आप हमें आगे भी सपोर्ट करोगे तो हम आपको इन फ्यूचर में हम आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और आपकी आशाओं पे बिल्कुल खरे उतरेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।